अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर उमराब शरीफ है। आज का टॉपिक स्पेशली ऑन रिक्वेस्ट है, दैट इज़ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। दिस टॉपिक इज़ स्पेशली डेडिकेटेड टूवर्ड्स द फीमेल्स डिपार्टमेंट। ये फीमेल जेंडर के लिए है। इट्स बेसिकली हैपन्स इन फीमेल। इस टॉपिक का आज हम डिस्कस करेंगे एक ओवरव्यू, देखेंगे बैकग्राउंड क्या था, देखेंगे कैसे डिजीज़ प्रोग्नोसिस पे इम्पेक्ट पड़ता है, एक लाइफ पे कैसे इम्पेक्ट पड़ता है फ़ीमेल की। हम ये देखेंगे उसकी एपिडेमियोलॉजी क्या है, हम ये देखेंगे किस हिस्ट्री के साथ प्रेजेंट करते हैं, क्या टेस्ट करवा के हम इसको कंफर्म करते हैं, और फिर ट्रीटमेंट क्या क्या करते हैं और किस तरह करते हैं, और ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है। चलिए, ओवरव्यू डिस्कस करने से करते हुए मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। ये बीमारी इनिशियली वाज नोन एज पॉलीसिस्टिक ओवरीज। अल्ट्रासाउंड फीमेल्स ने करवाया, देखा कि जी उनके सिस्ट हैं, मल्टीपल फॉलिकल्स पाए जा रहे हैं, एक ओवेरीज में या मल्टीपल सिस्ट पाए जा रहे हैं। तो पे डॉक्टर्स इन ऑफ इनिशियल टाइम डिस्कवर्ड कि यार ये मल्टीपल सिस्ट है, सो इट्स कॉल्ड पॉलीसिस्टिक ओवरीज। लेकिन टाइम के साथ देखा गया कि ऐसे ही पेशेंट में मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ भी आना शुरू हो गई है, उनके अंदर साइन ऑफ हाइपर एंड्रोजनिज्म आना शुरू हो गया, जो कि हैवी वाइस होना शुरू, इंक्रीज मस्कुलैरिटी और बस बॉडी मस्कुलैरिटी इंक्रीज हो जाती है। हेयर्स ऑन द बॉडी, हेयर्स स्पेशली हेयर्स ओवर द फेस आना शुरू, चेहरे पे बाल आना शुरू हो जाते हैं, चेहरे पे दाने जिसे हम एक्नी कहते हैं वो होना शुरू हो जाती है। उनके अंदर बांझपन बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। जब ये चीज़ें देखी गई तो टाइम के साथ रिसर्च होना शुरू हुई मज़ीद इस पे, और इस रिसर्च में पता चला कि यार ये तो एक हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस सिंड्रोम है, कि ये उस पे इम्पेक्ट कर रहा है। फिर विद जो स्टेप अप स्टडीज़ हुई, इस पे देखा गया कि यार ये तो इनअप्रोप्रिएट गोनाडोट्रोपिन सिक्रीशन की वजह से हो रहा है, जिसकी वजह से ओवरीज पैदा हो रही है। लेकिन विद पैसेज ऑफ टाइम देखा ये गया ओवरीज के इनलार्जमेंट और उनके मल्टीपल सिस्ट पैदा होने की रीज़न ये एक्चुअली इनअप्रोप्रिएट गोनाडोट्रोपिन सिक्रीशंस थी। फिर टाइम के साथ साथ मज़ीद रिसर्च एंड स्टडीज़ होती गई, और उसमें अंदाज़ा हुआ कि यार इसमें तो ना सिर्फ वो सिम्टम्स आ रहे हैं पेशेंट्स में, ना सिर्फ एचपीओ एक्सिस की डिस्टर्बेंस हो रही है, ना सिर्फ इनअप्रोप्रिएट गोनाडोट्रोपिन हो रहे हैं, इनमें तो क्लिनिकल साइड भी आ रहे हैं, और इसमें बायोकेमिकल चेंजेस भी आ रहे हैं, जिसमें डिफरेंट हार्मोन्स के रेज हो रहे हैं, जिनमें इंक्रीज प्लाज्मा टेस्टोस्टेरोन लेवल, यानी कि फ्री प्लाज्मा टेस्टोस्टेरोन लेवल हो रहा है, इंक्रीज DHEAS लेवल इंक्रीज हो रहा है, इनका एंड्रोस्टेनिडायोन लेवल इंक्रीज हो रहा है। ये जब सारा कुछ देखा गया तो स्टीवन लेंथल, दो डॉक्टर्स थे, उन्होंने देखा कि यार ये पॉलीसिस्टिक ओवरीज हाल ही नहीं है, इसके साथ तो साइंस भी आगे मज़ीद आ रहे हैं, जिसका क्लिनिकल एंड बायोकेमिकल साइंस कहा गया, मैंने अभी आपको बताया। उन्होंने देखा कि यार इसमें तो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ आ रही हैं, कि माहवारी में तब्दीलियाँ आ रही हैं, माहवारी कम हो रही है, माहवारी आ नहीं रही, इनफर्टिलिटी यानी कि बांझपन आ रहा है। उन्होंने ये देखा कि चेहरे पे बाल, एक्नी या चेहरे के दाने बढ़ना शुरू हो गए, पेशेंट बहुत उसका वेस्ट मोर देन 35 ओबेसिटी की तरफ जा रही है, मोटापे की तरफ जा रही है। विद पैसेज ऑफ टाइम दे टुक ओवर द केस, they took over this particular polycystic ovarian disease and determined it's not a disease, ये मकान नहीं है हाली, इसमें तो बहुत से कमरे भी हैं, इसमें काफ़ी चीज़ें बीमारी अंदर रहती हैं। तो उन्होंने इसको एक सिंड्रोम का नाम दिया। उस सिंड्रोम को इन्होंने स्टीन लेवेंथल सिंड्रोम का, इस पर स्टडी करते रहे और डिटर्मिन किया कि यार ये तो सारा कुछ साइज ऑफ ओवरीज पे डिपेंड कर रहा है, तो व्हाई नॉट वी डिक्रीज द साइज ऑफ द ओवरीज, शायद ये सब कुछ क्लियर हो जाए। उन्होंने इसका एक इलाज डिटर्मिन किया, जिसको उन्होंने कहा वेज रिसेक्शन ऑफ ओवरीज। इस ट्रीटमेंट काफ़ी सक्सेसफुल है, ट्रीटमेंट इस लिहाज से भी सक्सेसफुल हुआ कि पेशेंट के सिम्टम्स बहुत बेहतर होना शुरू है, साइंस बेहतर होना शुरू है, लेकिन एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पेशेंट की, फीमेल पेशेंट की लाइफ में आना शुरू हुआ। वो फीमेल पेशेंट इनफर्टाइल हो गई, बांझपन आ गया उनमें। अब स्टेन लेवेंथल दे वर वेरी सक्सेसफुल इन द पार्ट ऑफ मेकिंग इट एज अ सिंड्रोम, लेकिन इन दोनों की ट्रीटमेंट जो काफ़ी अर्से तक चलता रहा, फिर डिटर्मिन किया कि नहीं, दिस इज़ नॉट द ट्रीटमेंट, इससे इनफर्टिलिटी बढ़ रही है, इससे बांझपन बढ़ रहा है, इनसे तो फैमिलीज डिस्ट्रॉय हो रही हैं।
तो whatever the new doctors took over the new research doctors took over the case, उन्हें स्टडी किया और उसको डिटर्मिन किया तो प्राइमरी ओवेरियन डिफेक्ट है. It's a collection of disorders. So they named it as primary cystic ovarian syndrome. इसी तरह जब ये सब कुछ हुआ और ये एक सिंड्रोम डिटर्मिन कर दिया गया कि इट इज़ नॉट अ पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसऑर्डर, इट इज़ नॉन एज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम बिकॉज इट्स अ कलेक्शन ऑफ डिसऑर्डर्स. तो इस पे डिफरेंट क्राइटेरिया, डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज आए. डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया से पहले हमारे मेडिसिन में हम रिसर्च करके कुछ क्राइटेरिया डिजीज़ के बनाते हैं कि अगर ये इनमें देखे जाएं तो हम डिटरमिन करते हैं कि इनको ये पर्टिकुलर डिजीज़ है इनको और इसके ट्रीटमेंट की ज़रूरत है. अब ये डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया 3 दफ़ा बने. पहला 1990 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज ऑफ अमेरिका NIH ऑफ अमेरिका ने डिटरमिन किया. उनका 1990 तक 2003 तक बड़ा सक्सेसफुल चला, लेकिन मज़ीद स्टडी ने इंडक्शन हुई और यूरोपियन सोसाइटी ने 2003 में एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया दिया दोबारा, जो कि 2006 तक चला. लेकिन इन दी एंड टिल नाउ अभी तक जो सक्सेसफुल डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया था वो कैनेडियन सोसाइटी ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट ने दिया. उनके मुताबिक अगर हम ये पर्टिकुलर डिजीज जिनका मैं नाम बताऊंगा इनको हम रूल आउट कर लें और 3 क्राइटेरिया के अंदर एक पेशेंट उतर जाए तो उसे PCOS है. PCOS इज एब्रिविएशन फॉर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम. वो डिजीज़ क्या थे जिनको एक्सक्लूड करना था? उसमें कुशिंग डिजीज़ थे, उसमें एंडोमेट्रियल सिक्रेटिंग ट्यूमर्स था, एंडोजन सिक्रेटिंग ट्यूमर्स था, उनमें थायराइड डिजीज़ थे, उनमें टर्नर सिंड्रोम था. जब उन्होंने कहा कि इस चीज़ों को आप रूल आउट कर लें या कंजेनिटल एड्रेनल हाइपरप्लेजिया को रूल आउट कर लें जो कि लेटली भी प्रेजेंट हो सकती है, अगर आप इनको रूल आउट कर लें और पेशेंट इन 3 क्राइटेरिया पे उतर जाए. वो क्राइटेरिया क्या थे? पहला क्राइटेरिया ये था कि जी एनोवुलेशन वर्सेस ओलिगोमेनोरिया. या तो उनके अंडे ही अंडेदानी से पैदा नहीं हो रहे या उनकी माहवारी बहुत कम हो रही है. माहवारी का क्राइटेरिया ने ये बताया कि पर अगर साल में उनको 9 से कम एपिसोड हो रही है माहवारी की, या उनकी जो माहवारी की डेट है वो वेरी कर रही है 35 डेज से 6 मंथ्स के अंदर, तो इट इज़ डिटर्मिन्ड एज ओलिगोमेनोरिया. सेकंड उन्हें बताया कि जी उनके अंदर सेकंड क्राइटेरिया क्या था? सेकंड क्राइटेरिया ये था कि जी उनके अंदर क्लिनिकल यानी कि साइन एंड सिम्टम्स एंड बायोकेमिकल यानी कि हार्मोनल यानी कि उनके ब्लड सीरम लेवल पे चेंजेस हमें साइन शो हो रहे ऑफ हाइपर एंड्रोजेनिज्म. अब हाइपो एंड्रोजेनिज्म के क्या साइन थे? उसमें मैंने आपको पहले भी बताया था कि जी हायरसुटिज्म, उसमें एक्नी, उसमें हैवीनेस ऑफ द वॉइस आ जाती थी, उसमें साइन ऑफ विरिलाइजेशन दैट इज इंक्रीज साइज ऑफ द जेनिटेलिया आ रहे थे. ये 2 क्राइटेरिया के साथ उन्होंने कहा कि जी ये दीज 2 क्राइटेरिया आर मोर देन इनफ फॉर डायग्नोसिंग फॉर स्ट्रॉन्ग सस्पिशन एंड डायग्नोसिंग द पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम. लेकिन उसके बाद उन्होंने एक चीज़ को डिटर्मिन किया, वो ये कहा कि अगर ये तीसरा क्राइटेरिया भी होता, देयर इज 100% confirmation that patient is suffering from polycystic ovarian syndrome. And that what was the third criteria? थर्ड क्राइटेरिया उन्होंने ये दिया जो कि इनिशियल नॉन एज इस डिजीज़ को नाम दिया था. उन्होंने कहा कि अगर PCO है, व्हाट इज़ PCO? पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़. अगर उनके पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं, दैट इज़ अगर उनकी मोर देन 12 फॉलिकल्स पाई जा रही हैं एक ओवरी में ऑन द अल्ट्रासाउंड और CT और MRI. अगर किसी पेशेंट में 3 या 3 में से 2 क्राइटेरिया भी हैं तो हम उस पेशेंट को कंफर्म डायग्नोज करेंगे द पेशेंट हैज़ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम. ये तो हुई डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया की बात कि किस तरह डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया चेंजेस हुए. और अब हम जिस क्राइटेरिया को जो 2006 में कैनेडियन सोसाइटी ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट ने दिया, अब हम उसको चलाते हैं टिल नाउ. अब फ्यूचर का मैं कुछ कह नहीं सकता. फिर अगर अभी पेशेंट को देखा जाए एपिडेमियोलॉजी के लिहाज से, एपिडेमियोलॉजी होती है कि एक एरिया में ये डिजीज़ कितनी प्रिवेल कर रही है. देखा गया स्टडीज़ के थ्रू कि 4 to 12% पेशेंट्स
जो फीमेल रिप्रोडक्टिव एज की पेशेंट आर सफरिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डिसीज़, और उनमें से 10% डायग्नोस होती हैं सिर्फ और सिर्फ गायनेकोलॉजिकल विजिट्स में। तो वो गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाती हैं या अपने फिजिशियन के पास जाती हैं, उनको बताते हैं सिम्टम्स, वो अल्ट्रासाउंड करते हैं, दे पर्टिकुलर हैव पर्टिकुलर डिसीज़, और वो डायग्नोस करते हैं विद टेस्ट एंड इन्वेस्टिगेशंस। ये भी देखा गया कि जो एग्रेशन एंड अग्रेसिव प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज़ थी वो वाइट रेस में ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू एशियन वर्सेस साउथ एशियन फीमेल्स। सो ये तो था एपिडेमियोलॉजी। अब हम डिस्कस करते हैं कि एक पेशेंट कैसे प्रेजेंट करता है हम डॉक्टर्स के पास, उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। हमारे पास यूजुअली पेशेंट आता है जी, पहला सबसे पहले प्रॉब्लम कि जी माहवारी बहुत कम आ रही, यानी कि मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ हो रही हैं, ओलिगोमेनोरिया वर्सेस एमेनोरिया हो रहा है। मैंने जिस तरह पहले भी आपको ओलिगोमेनोरिया के बारे में माहवारी कम होने का क्राइटेरिया बताया, वो इस तरह भी प्रेजेंट करते हैं कि चेहरे पे बहुत दाने आ रहे हैं, चेहरे पे बाल आ रहे हैं, हमारी आवाज़ जो है वो भारी हो रही है। वो इस तरह भी प्रेजेंट करते हैं कि जी हम शादी को काफ़ी अर्सा हो गया लेकिन हमें बच्चा नहीं हो रहा, यानी कि बांझपन। वो इस तरह भी प्रेजेंट करते हैं कि जी हमें मोटापा बहुत ज़्यादा हो गया है, हमारी वेस्ट मोर देन 35 इंच हो गई है। वो इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं कि जी पहले शुगर एकदम से मोटापा आया और शुगर डेवलप हो गई है, हमारे पास चेहरे पे ये सब तब्दीलियाँ आना शुरू हो गई, हमारी आवाज़ भारी हो गई, हमारी माहवारी में तब्दीलियाँ होना शुरू हो गई है। सो ये जब साइंस हम देखते हैं तो हमारे जहन में एक स्ट्रॉन्ग सस्पिशन टूवर्ड्स पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जाता है। अब इसको कंफर्म करने का क्या तरीका है? नो डाउट इट इज़ वेरी वेल रिनाउंड एज कि 70% ऑफ द डायग्नोसिस आर मेड ऑन हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन, बट इट्स 70% नॉट 100%। हम शक की बिना पे किसी को ट्रीटमेंट नहीं देते। वी कंफर्म द डायग्नोसिस एंड फॉर कंफर्मेशन वी हैव इन्वेस्टिगेशंस, जिसमें टेक्नोलॉजी भी आती है, जिसमें ब्लड सैम्पलिंग, हार्मोन सैम्पलिंग भी आती है। अब वो क्या टेस्ट हैं जिनके थ्रू हम उनको डायग्नोस करते हैं कि इनको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम हो सकता है या इनको है। इसमें हम कुछ टेस्ट करवाते हैं जिनमें सबसे पहले फ्री टेस्टोस्टेरोन लेवल उनका इंक्रीज़ हो जाना, DHEA-S उसका इंक्रीज़ हो जाना, एंड्रोस्टेनिडायोन का इंक्रीज़ हो जाना, FSH वर्सेस LH रेशो जो है मोर देन 3 का हो जाना, थायराइड प्रोफाइल हम करवाते हैं टू रूल आउट अदर डिजीजेज, फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल या लिपिड प्रोफाइल हम करवाते हैं जिसमें डिसलिपिडीमिया आता है, स्पेशली ट्राइग्लिसराइड्स मोर देन 150 आ जाता है। हम इनके ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करवाते हैं टू रूल आउट डायबिटीज़, ज़ियाबतीज़ को रूल आउट करने के लिए। जब ये टेस्ट हमारे पॉजिटिव आ जाते हैं या इनमें से मेजॉरिटी हार्मोनल टेस्ट जो होते हैं पॉजिटिव आ जाते हैं, अब हमारे पास तीसरे क्राइटेरिया को देखना होता है। जिस तरह मैंने पहला क्राइटेरिया बताया कि जी ओलिगोमेनोरिया वर्सेस एनोवोल्यूशन, जो 2006 में कैनेडियन सोसाइटी ऑफ गायनेकोलॉजिस्ट और ऑब्स्टेट्रिशियन ने दिया था, उसके मुताबिक हमने हिस्ट्री में देखा जी उनको एमेनोरिया हो रहा है, ओलिगोमेनोरिया हो रहा है। सेकंड, उनकी क्लिनिकल साइड देखी हमने हिस्ट्री में और एग्जामिनेशन में, बायोकेमिकल साइड देखी हमने ब्लड टेस्ट में। अब जो तीसरा क्राइटेरिया था उनका, जो थर्ड क्राइटेरिया था, वो हमने अल्ट्रासाउंड में देखा कि उनकी पॉलीसिस्टिक ओवरीज आ रही हैं जिनके अंदर मोर देन 12 फॉलिकल्स हैं ईच ओवरीज में, और उनका साइज़ मोर देन 10 सेंटीमीटर है। तो हम इनको डायग्नोज कर देते हैं कि द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम पॉलीसिस्टिक ओवरीज अलॉन्ग विद दोज डिसऑर्डर्स, इट वाज द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। जब ये सब कुछ हो जाता है, अब हमने बाकी चीज़ों को भी देखना है, कोई और पैथोलॉजी तो नहीं चल रही इनके अंदर। क्या हम सिर्फ डेडिकेट हो रहे हैं सिर्फ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के, कोई और चीज़ तो नहीं है सच एज कैंसर, या कोई और प्रॉब्लम तो नहीं चली सच एज CAH। तो उसके लिए हम CT MRI पेल्विस करवाते हैं, बायोप्सीज ऑफ द ओवरीज करवाते हैं और फॉलिकल्स करवाते हैं, उनके अंदर रूल आउट करते हैं टूवर्ड्स पैथोलॉजी के साथ उनको कंफर्म करते हैं कि या नहीं इनमें कुछ और नहीं है, इनमें सिर्फ और सिर्फ यही डिज़ीज़ है, यही सिंड्रोम है और अब इसके ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत है। जब हमारे पास एक कंफर्म केस आ जाता है कि जी द पेशेंट इज़ ऑफ कंफर्म्ड केस और इज़ अ कंफर्म केस ऑफ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, तो अब हमारे पास ट्रीटमेंट्स आ जाते हैं जिसमें हमारी मेडिसिन आ जाती हैं, सर्जिकल इंटरवेंशंस दोनों आ जाती हैं। ये जो ट्रीटमेंट मैंने दो बताए हैं ये हमारे पेशेंट्स के साइन एंड सिम्टम्स ओरिएंटेड होते हैं और उनके ब्लड टेस्ट ओरिएंटेड होते हैं।
सपोजिटली पेशेंट हमारे पास आता है, जी हम मेरे चेहरे पे बाल बहुत हैं, मेरी मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ हो गई, मेरे यानी कि माहवारी में तब्दीलियाँ हो रही हैं, मेरे चेहरे पे दाने बहुत हो रहे हैं, मेरी आवाज़ भारी हो रही है। सो इस पार्ट को देखने के लिए हम ओसीपीज देते हैं, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स, जो इनकी हार्मोनल डिस्टर्बेंस को मैनेज करते हैं। सेकंड, अगर पेशेंट सिर्फ प्रेजेंट करता है जी चेहरे पे बाल मुझे ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो उसके लिए हम एंटी एंड्रोजेनिक मेडिसिन, एंटी एंड्रोजेनिक एजेंट्स देते हैं या मेडिसिन देते हैं, जिनको स्पारोमाइड आ जाता है, स्पारोलेक्टोन आ जाता है। फिर पेशेंट हमारे पास आता है, जी नहीं मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इस मोटापे ने किया हुआ है, मुझे इसके साथ टेस्टों में जिस तरह आया कि जी डिस्लिपिडीमिया में चले कि खून की चिकनाई बहुत बढ़ी और मुझे शुगर का भी पता चला है। तो इससे पेशेंट पे द ड्रग ऑफ चॉइस इस मेटफॉर्मिन, जो इनके वेट रिडक्शन की तरफ भी हेल्प करेगी, इनके नो डाउट हायरसिटिज्म को भी बेटर करेगी, फर्टिलिटी को भी लेस देन 5% इम्प्रूव करती है और शुगर को भी कंट्रोल करती है। सेकेंड लाइन पे हम इंसुलिन भी दे सकते हैं। जब पेशेंट इस क्राइटेरिया में आ जाता है, उनकी चीज़ें बेहतर होती हैं और उनकी शादी होती है और हमारे पास पेशेंट आता है कि जी मुझे ये डिज़ीज़ डायग्नोस डॉक्टर साहब ने की थी, मैं बहुत बेहतर थी, लेकिन शादी के बाद मुझे हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कंसीव करने के लिए, कंसीव नहीं कर रहे, मुझे हमल नहीं हो रहा। तो ऐसे पेशेंट्स में हम फिर सबसे एक ट्रायल देते हैं मेडिसिन का, जो इनकी फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करती है। उसमें हम क्लोमिफीन या लेट्रोजोल का देते हैं ट्रायल, लेकिन प्राइमरी ड्रग ऑफ चॉइस इज़ क्लोमिफीन। अब इस क्लोमिफीन को हम एक लॉन्ग इंटरवल के लिए देते हैं, इनिशियली 3 मंथ्स के लिए, और फिर इसका ट्रायल देते हैं और देखते हैं कि पेशेंट कितना इफेक्टिव पेशेंट में हो रहा है। अब विद पैसेज ऑफ टाइम ये देखा गया कि यार कुछ पेशेंट्स आप क्लोमिफीन रेजिस्टेंट इनफर्टिलिटी पे आ रहे हैं। स्टडीज़ होती रही, स्टडीज़ हो, लेप्रोस्कोपिक एक लेटेस्ट इंटरवेंशनल सर्जिकल इंटरवेंशन डिटर्मिन हुई कि ऐसे पेशेंट में लेप्रोस्कोपिक इंटरवेंशन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट कर सकती है। स्पेशली हाइड्रो लेप्रोस्कोपी इसको नाम दिया गया कि इसके साथ अगर जो पेशेंट क्लोमिफिन रेजिस्टेंट हैं या लेट्रोजोल रेजिस्टेंट है, अगर उनमें ये प्रोसीजर किया जाए, उनकी फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इर्रेस्पेक्टिव टू क्लोमिफिन या अदर ड्रग्स। सो इसको क्लोमिफिन रेजिस्टेंट प्रोसीजर भी कहा गया, हाइड्रो लेप्रोस्कोपी। कुछ अदर प्रोसीजर्स में हैं जिसमें इलेक्ट्रिक ड्रिलिंग आ जाती है, इलेक्ट्रोकॉटरी आ जाती है, लेज़र ड्रिलिंग भी काफ़ी चली, लेकिन अब ज़्यादा मशहूर या ज़्यादा जो चलती है फॉर द केस ऑफ इनफर्टिलिटी वो हाइड्रो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है। ये था ट्रीटमेंट, ये था ओवरव्यू हमारा, ये थी हिस्ट्री, और ये सब कुछ एक स्मॉल पॉइंट ऑफ डिस्कशन था ओवर पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। सब चीज़ें करने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं समझता हूँ, इट्स द डॉक्टर शुड एजुकेट द पेशेंट कि उसकी डिज़ीज़ के प्रोग्नोसिस क्या है और वो उस प्रोग्नोसिस को कैसे बेहतर कर सकता है। यूजुअली इस डिज़ीज़ के प्रोग्नोसिस में अगर नॉन कंप्लायंस शो की जाए या फॉलोअप प्रॉपरली डॉक्टर के पास रेगुलर ना रखा जाए, तो सेरेब्रोवैस्कुलर या कार्डियोवैस्कुलर फिनोमिना, जिसमें दिल पे असरात, दिमाग पे असरात, उनकी शरीयानों का बंद हो जाना उनकी वजह से हो सकता है। एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया और वर्सेस एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा की तरफ जा सकते हैं, एंड डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। इसी बेसिस को, इन्हीं चीज़ों को, इसी प्रोग्नोसिस को, लाइफ को बेहतर करने के लिए हम डॉक्टर पेशेंट को कुछ एजुकेशन देते हैं कि वो अपनी मेडिसिन में कंप्लायंस अच्छी रखें, कि मेडिसिन को रेगुलर खाएं जब तक डॉक्टर कहे, डॉक्टर के पास फॉलोअप अच्छा रखें, अपना वेट रिड्यूस करें, लो कैलोरी डाइट लें, एक्सरसाइज को रेगुलरली अपनी लाइफ में इंडक्ट करें, अवॉइड करें स्नाइल एक्टिविटीज़ से, स्नाइल लाइफस्टाइल से। ये चीज़ें उनकी लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि इन पेशेंट्स में देखा गया कि प्रोग्नोसिस के लिए बहुत बेहतर था, इट वाज द पेशेंट हु यूज्ड टू स्मोक सिगरेट, दे शुड स्टॉप सिगरेट स्मोकिंग, सो दे शुड स्टॉप। अल्लाह खैर करे।
ये था हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन विच वाज स्पेशली ऑन रिक्वेस्ट ऑफ पर्टिकुलर पीपल। आई जस्ट होप कि उन लोगों को ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव उनके लिए साबित होगी और उनकी लाइफ और उनकी पेशेंट एजुकेशन और उनकी एजुकेशन को जो कि ये सफ़र कर रहे हैं इस डिसीज़ से उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। Please, my last request to you, patient, to all people who are listening, who are suffering from the disease, and especially who are not suffering from the disease, this is important that follow up. अपने डॉक्टर के पास साथ फॉलोअप ज़रूर रखें। इवन यू फील बेटर, अगर डॉक्टर ने आपको कॉल किया हुआ है कि इतने अरसे बाद आपने आना है तो प्लीज़ ज़रूर जाएं। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपको वो दवाइयाँ ऐड करेगा, इसका मतलब ये कि वो आपको उसके प्रोग्नोसिस, डिजीज़ के प्रोग्नोसिस को बेहतर कर सकता है, आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बेहतर कर सकता है, आपकी लिविंग स्टैंडर्ड को बेहतर कर सकता है। ऑन द पार्ट ऑफ अ डिसीज़ आई एम टॉकिंग अबाउट। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह नेगेवान, अल्लाह हाफिज़।